हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था ना, चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास, जो कि किसमें है, क्लास 10th का जो भूगोल का पार्ट है सोशल साइंस से, उसमें जो है पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उस चैप्टर को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाए थे इसके पहले वाली वीडियो में। उसमें हमने संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में जाना था, और संसाधनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संसाधनों का विकास, इसकी क्यों आवश्यकता है और इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर लेने पर, संसाधनों का अधिक दोहन कर लेने पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हमें संसाधनों के उपयोग के लिए, सदुपयोग के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, संसाधनों का विकास और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, मानवों के बेहतर जीवन यापन हेतु एवं जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ मैंने टॉपिक लिखा है संसाधनों का विकास, जिसके अंतर्गत ये सब आ रहा है, लेकिन जो मानव जीवन को बेहतर बनाएगा वो है संसाधन। क्या होता है कि आज के समय में यदि आपको जो है दिल्ली से कानपुर जाना है या कहीं भी ट्रैवल करना है, किसी एक सिटी से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आप तुरंत किसी न किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। और उस वाहन में प्रयोग होने वाला जो ईंधन होता है वो क्या होता है, या तो डीजल होगा या पेट्रोल होगा। आप इसके माध्यम से जो है परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं। लेकिन यदि आज के समय में आपको बैलगाड़ी दे दी जाए या साइकिल दे दी जाए और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाना पड़ जाए, तो सोचना पड़ जाएगा कि हम जाएं या ना जाएं। लेकिन अगर इन्हीं आधुनिक संसाधनों का, आधुनिक वाहनों का अगर हमें प्रयोग करना पड़े, जिसमें हम जो है ऊर्जा के कौन से अनवीकरणीय संसाधनों का जो प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करके हम आवागमन के अपने जो लक्ष्य है उसको बड़ा ही सरल कर सकते हैं। लेकिन यदि बैलगाड़ी और साइकिल की बात हो तो हमको कई बार सोचना पड़ेगा कि हम जाएं अथवा ना जाएं। इससे हो क्या रहा है, इसके कारण क्या होता है कि देखिए, जो एक डिस्ट्रिक्ट से लंबी दूरी तय करना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहर, लंबी दूरी तय करने के लिए तो ठीक है कि आप जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जो समाप्त होने की कगार पर हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है सामान खरीदने के लिए या किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए, तो भी आप जो है वाहनों का प्रयोग करने लगते हैं। भाई मोटरसाइकिल उठाया और तुरंत निकल गए, उसमें भी तो पेट्रोल खर्च हुआ। हम क्या कर सकते हैं कि इन छोटी छोटी जरूरतों को, जिसके ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, उसको कंट्रोल में करके, उसको नियंत्रण में करके हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, उसकी थोड़ी बहुत बचत हम कर सकते हैं। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हर व्यक्ति की छोटी छोटी कटौती क्या करेगी, संसाधनों को बचाएगी। वही हम देख रहे हैं कि बेहतर जीवन यापन बनाने हेतु, मतलब जीवन को बहुत अच्छा करने के लिए, एकदम सुख सुविधाओं से हम इतना संपन्न हो चुके हैं और उन सुख सुविधाओं के ऊपर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि हमने संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया है। मानव मान्यता एवं परिणाम क्या रही है। मानवों की मान्यता, मनुष्य की मान्यता रही है कि संसाधन प्रकृति का उपहार है। भाई हम यही मानते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति ने हमको दिया है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। इसी कारण से क्या हो रहा है, मनुष्य ने इसका अंधाधुंध उपयोग शुरू कर दिया। ठीक है, और शुरू से ये होता चला आया है। जबकि हमने शुरू की क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी है और आपके बड़े ने भी आपको ये चीज़ पढ़ाया होगा कि यदि सामान, कोई भी सामान आप खरीद करके, आपके पिताजी या कोई भी घर में जो भी बड़ा व्यक्ति है वो बाहर से जब कोई सामान लाता है, तो उस सामान, खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है, तो क्या होता है, परिवार के हर सदस्यों में वो बराबर हिस्से में बंटता है, सभी को मिलता है। इसी तरह से कुछ प्रकृति द्वारा ये जो हमको उपहार दिया गया है, जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं, उनका भी तो इसी तरह से बंटवारा किया जाना चाहिए कि वो हमें भी प्राप्त हुआ, हमने भी उसका इस्तेमाल किया और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल कर सके और समाज का हर एक वर्ग उसका सही इस्तेमाल कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये दिमाग में सेट कर लिया है कि प्रकृति ने हमको उपहार दिया है, इस वजह से इसका हमारे ऊपर अधिकार है, हमारा इसके ऊपर अधिकार है और हम इसका अंधाधुंध प्रयोग करते चले जा रहे हैं। इसके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो पहली समस्या हम देखते हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। ठीक है, जैसे भूमंडलीय तापन। अब ये पारिस्थितिकी संकट क्या होता है, देखिए, एक होता है पारिस्थितिकी संतुलन। ये क्या होता है कि जिस तरह से मनुष्यों की जनसंख्या है उसी तरह से पशुओं की भी है, पक्षियों की भी है, पेड़ पौधों की भी है। ठीक है, और
क्या होता है, अगर आपने इन सब में से पृथ्वी पर जो भी जीव, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, जो भी वस्तु हो चाहे जो है जीव जंतु हो, ये सब जो उपलब्ध हैं, यदि इनके बैलेंस को हमने बिगाड़ दिया, इनमें अगर असंतुलन पैदा कर दिया, तो उसके कारण क्या होता है, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ने से दिक्कतें या समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जैसे भूमंडलीय तापन की स्थिति, हम लगातार क्या करते जा रहे हैं, वनों को समाप्त करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं, और हम अधिक से अधिक वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, कारखानों में जो है नए नए प्रोडक्शन को और अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो हम जो है ईंधनों के रूप में जिस भी पेट्रोलियम का उपयोग करें या कोयले का उपयोग करें, इसके कारण से क्या हो रहा है, एक तरफ तो वन खत्म हो रहे हैं जिसके कारण ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, और दूसरा जो है ये वाहनों के रूप में कारखानों के माध्यम से जो हम ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रही है, कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसी के कारण क्या हो रहा है कि वातावरण का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसी के कारण से क्या हो रहा है, ओजोन परत का भी क्या हो रहा है, अवक्षय हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन परत भी नष्ट होती जा रही है। और आपको मालूम है कि ओजोन परत इतनी महत्वपूर्ण परत है जो क्या करती है कि जब अंतरिक्ष से, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं कि ये हमारी पृथ्वी है, और अंतरिक्ष से जब सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो ये ओजोन लेयर ही होती है जो सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये ओजोन परत क्या करती है, इन अल्ट्रावायलेट रेस को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, वापस भेज देती है, और केवल जो ठीक ठाक किरणें होती हैं जिनसे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, वही किरणें कहां तक पहुंचती है, धरती तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो इसके कारण से हमारा काफी फायदा होता है, और मानव जीवन भी इसी कारण से पृथ्वी पर संभव भी है, ओजोन परत के कारण। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करने के कारण और गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण ओजोन परत का भी अवक्षय होता जा रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आपने तरह तरह के प्रदूषण के बारे में पढ़ा भी है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इस तरह से पूरी तरह से पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है और भूमि का निम्नीकरण भी होता जा रहा है। दूसरा क्या है, इसके कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है कि संसाधन समाज के ही कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है, एक संसाधन संपन्न और एक संसाधनहीन। अब संसाधन जो है जो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में कैसे आ गया, जैसे आप देखते होंगे कि आज के समय में अमीर और गरीब तबका जो है काफी ज्यादा इसके बीच में गैपिंग होती चली जा रही है। खाई एक है जो भरती ही नहीं है, अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा। होता क्या है, जैसे भूमि भी एक संसाधन है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधन में जब पढ़ा तो निजी संसाधनों में हमने भूखंड भी पढ़ा, तो भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है। और क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति अमीर है, जिसके पास अधिक पैसा, वो अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा। भले ही उसके परिवार में 2 ही सदस्य हैं, रहने के लिए एक ही कमरा पर्याप्त है, लेकिन फिर भी उसके पास न जाने किस किस शहर में कहां हवेलियां खड़ी हैं। और एक गरीब परिवार जिसके परिवार में 10-12 सदस्य हैं और उसके पास रहने के लिए 4x6 का एक कमरा भी नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने इन संसाधनों के ऊपर अपना एक निजी अधिकार स्थापित कर लिया, और समाज का जो दूसरा तबका है, जो निम्न वर्ग है, उसको ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि कुछ व्यक्तियों ने लालच के कारण, लोभवश संसाधनों का अनियंत्रित ढंग से उपयोग किया, जिससे पर्यावरण को क्षति हुई है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चर्स भी देखी होंगी, और इसके अलावा जो है ऐसी कई मूवीज देखी होंगी जिसमें कोयले की खान को दिखाया गया है। ठीक है, उन कोयले की खान में क्या होता है, कोयले का अधिक से अधिक उनको निकालने की प्रक्रिया चल रही होती है, अधिक से अधिक कोयला का दोहन किया जाता है और उसको फिर मार्केट में सेल किया जाता है, जिसके कारण जो उस खान को जिस भी व्यक्ति ने सरकार से लीज पर लिया होगा, वो चाहे भाई साल भर का उसने पैसा दे दिया, कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गवर्नमेंट के साथ, तो वो चाहेगा कि अधिक से अधिक कोयला निकाल ले वहां से और अधिक से अधिक उसका प्रॉफिट हो सके। इसी लालच के कारण क्या हो रहा है, वो जमीन को खोदता चला जा रहा, और कोयला जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ऊपर की सतह कमजोर होती चली जा रही है। ठीक है, तो लालच के कारण भी हम क्या कर रहे हैं कि संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करते चले जा रहे हैं, अनियंत्रित ढंग से उपयोग करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रकृति को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है।
अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है और इसमें सुझाव क्या दिया जा सकता है या हमारे लिए क्या सुझाव हो सकता है। तो निष्कर्ष देखिए क्या है कि संसाधनों का समाज में न्याय संगत विभाजन ही मानव जीवन की गुणवत्ता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया है। संसाधनों का जो विभाजन है वो न्याय संगत होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को संसाधन का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए। सभी व्यक्ति, समाज का वो कोई भी तबका हो, कोई भी देश हो, हर व्यक्ति संसाधनों का एक निश्चित रूप से उपयोग कर सके, अनावश्यक कोई उसका अनाधिकृत तरीके से उपयोग न कर सके। और इसी के कारण क्या होगा कि संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग भी हो पाएगा और विश्व शांति भी बनी रहेगी। दूसरा क्या है कि कुछ देशों अथवा व्यक्तियों द्वारा जो संसाधनों का अनवरत शोषण जारी रहने पर, अगर ये कंटिन्यू शोषण करते रह गए, जैसे कुछ देश हैं या कुछ लोग हैं जो संसाधनों का कंटिन्यू यूज करते चले जा रहे हैं और वो ये नहीं देख रहे हैं इसके कारण जो हमारा पर्यावरण है उसके ऊपर किस तरह का घातक प्रभाव पड़ सकता है, और इसी के कारण पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। आज ये जो सुनामी आती है, आज ये जो इतने ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं और जो है ज्वालामुखियों का फटना हो जाता है, जमीन का नीचे धंसना या क्रैक्स पड़ना हो जाता है, ये सब क्या है? ये सब मानवों के द्वारा संसाधनों का अनियंत्रित तरीके से उपभोग करने का एक परिणाम ही है। लास्ट में हम आते हैं कि अतः पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सरकारें चुप बैठी हैं, शांत बैठी हैं। गवर्नमेंट में भी जो है कई ऐसे विभाग हैं जो इनके ऊपर सर्वेक्षण करते रहते हैं और ऐसी कई सारी स्कीम्स निकालते भी रहते हैं, ऐसी योजनाएं भी लेकर के आते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो योजनाएं जो होती हैं वो शायद कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर पूरी तरह से जो है एम्प्लॉय नहीं हो पाती हैं। इस कारण से ये सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए देखिए हमको एक जो है नियोजन का काम करना पड़ेगा, एक पूरी बेहतर प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम संसाधनों का किस मात्रा में प्रयोग कर सकें, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो संसाधन उपलब्ध हो सकें। और कोशिश हमें ये करनी है, मैंने जब संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने समाप्ता के आधार पर, मतलब समाप्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन पढ़ाए थे। उसमें पहला संसाधन था नवीकरणीय और दूसरा था अनवीकरणीय। तो जो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, उनका हमें क्या करना है? सीमित प्रयोग करना है। और अनवीकरणीय संसाधनों की जगह पर अगर हम कोशिश करें कि नवीकरणीय संसाधनों का हम बेहतर इस्तेमाल करना सीख पाएं, ऐसी तकनीकी डेवलप कर सकें जिनसे हम नवीकरणीय संसाधनों का अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग कर सकें, तो इसकी जो संसाधनों की जो है संसाधनों का विकास है या संसाधनों का जो अस्तित्व है उसको हम बनाए रख सकते हैं। तो ये एक तरह से, और लास्ट में एक सुझाव क्या है कि सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक भाग है। सतत अस्तित्व मतलब हम अपना यदि कंटिन्यू अस्तित्व आगे भी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है सतत पोषणीय विकास, यानी संसाधनों का जब हम लगातार और नियंत्रित ढंग से, ठीक है, और केवल निश्चित मात्रा में ही प्रयोग करते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि हर व्यक्ति का सही दिशा में पोषण होगा और हमारा अस्तित्व भी, भाई पृथ्वी का अस्तित्व बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, ये है संसाधन नियोजन। अभी इसके पहले वाले भाग में हमने देख लिया है कि किस तरीके से संसाधनों का विकास हम कर सकते हैं और संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी संसाधन नियोजन की। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि संसाधन का नियोजन किस तरह से करना चाहिए। नियोजन का तात्पर्य मतलब है प्लानिंग बनाना, एक योजना बनाना, और किसी भी काम को करने से पहले यदि हम उस काम की योजना बना लें, उस कार्य की योजना अगर हमारे पास पहले से तैयार है तो उस कार्य को हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए संसाधन नियोजन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप देखते हैं कि संसाधन नियोजन होता क्या है। देखिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु, विवेकपूर्ण मतलब हम संसाधनों का बेहतर ढंग से किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और अति आवश्यक सर्वमान्य रणनीति है। ये क्या है कि हम संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें, इसके लिए हम एक योजना बनाते हैं, और एक ऐसी योजना हम केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कई लोगों के द्वारा ऐसी योजना बनाई जाए और उस पर सभी की सहमति हो, उस योजना को सभी की सहमति मिली हो। और भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की बहुलता है,
संसाधन नियोजन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत एक प्राकृतिक संसाधन संपन्न देश रहा है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की शुरू से ही उपलब्धता रही है और यही कारण था कि विदेशी आक्रांता किस तरीके से भारत पर टूट पड़े और भारत को धीरे धीरे करके एक एक करके अपना गुलाम बनाते चले गए और उन्होंने यहां से प्राकृतिक संसाधनों का बहुत दोहन किया। ठीक है, तो इसलिए चूंकि अभी भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कोई नष्ट नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए हैं और उनका हम किस तरीके से बेहतर उपयोग अब कर सकें, इसके लिए संसाधन नियोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब भारत में संसाधन नियोजन कैसे होगा? देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है कि हमने जो है संसाधनों की लिस्ट बना ली और लेकर के बैठ गए कि इसका प्रयोग कैसे करना है, कौन करेगा, कितनी मात्रा में करेगा, ऐसा नहीं है। जिसमें निम्नलिखित सोपान शामिल है। इसमें कौन कौन से चरण हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला है कि विभिन्न प्रदेशों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, फिर मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। यानी पहला वाला जो इतना बड़ा मैंने पढ़ लिया है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत कठिन लैंग्वेज का प्रयोग किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि देश में जो अलग अलग प्रदेश हैं, किस प्रदेश में कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और कहां पर वो किस क्षेत्र, प्रदेश के ही किस क्षेत्र में उस संसाधन को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका अनुमान लगाना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप जो है भारत देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के वहां पर क्या करोगे, सबसे पहले सर्वेक्षण करोगे, जिसके द्वारा हमको पता चलेगा कि कहां पर कौन सा संसाधन उपलब्ध है। उसके बाद मानचित्र बना लेने से क्या होता है ना, रोड मैप, जो हम जैसे ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना, रोड मैप बना लेना, जिसके माध्यम से बहुत ही आसानी हो जाती है संसाधनों को प्राप्त करने में। इसके अलावा हम और क्या करेंगे कि उन संसाधनों की पहचान करके उनको जो है एक तालिका बना लेंगे। ठीक है, एक जो है सारणीबद्ध कर लेते हैं ताकि हमें आगे चल करके कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर हम क्या करेंगे, उन संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, किस क्वालिटी का है, इसका भी आइडिया लगा लेंगे और उसका भी हम एक मापन तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो सोपान इसका है वो है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त तकनीकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब देखिए, अब ये तो पता चल गया कि किस प्रदेश में किस मात्रा में कौन सा संसाधन किस क्वालिटी का मौजूद है। अब उसका हमें प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, उसके प्रयोग करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसको और अधिक डेवलप करने के लिए, ताकि वो हमारे यूज में आ सके, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, टेक्नोलॉजी। भाई उसके लिए, उस संसाधन को और अधिक एडवांस करने के लिए क्या हमारे पास तकनीकी मौजूद है, क्या हमारे पास वो मानव संसाधन की कुशलता है, कौशल है, संस्थागत नियोजन ढांचा हमको इस तरीके से तैयार करना होगा। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लास्ट में आता है संसाधन विकास योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। भाई दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो कोई भी देश की जो सरकार होती है, जो पंचवर्षीय योजना बनाती है, वो योजना किस लिए बनाती है, ताकि उन 5 वर्षों में वो उस देश को और अधिक आर्थिक उन्नति के पुलिंदे पर ले जा सके, आर्थिक उन्नति में उसको अग्रसर कर सके। तो इसके लिए जब हम राष्ट्रीय विकास योजना बना रहे हैं तो उसी के पैरेलल हमको क्या करना चाहिए, संसाधन विकास योजना भी तैयार करनी चाहिए, ताकि दोनों में समन्वय स्थापित हो जाए और राष्ट्रीय विकास के साथ साथ संसाधन का भी विकास होता रहे। कारण यह है कि संसाधनों का विकास जैसे जैसे होता रहेगा और उसका सदुपयोग होता रहेगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप अपने रास्ते पर चलता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, पहली चीज तो ध्यान में हमेशा इस चीज को रखिए कि जो संसाधनों की उपलब्धता होने भर से ही, यानी हमारे पास ढेर सारे संसाधन मौजूद है। मैंने पहले ही कहा कि भारत जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास संसाधन पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहे। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही है शुरू से। और लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी। इस कारण से उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग हम नहीं कर सके। और उसका बेहतर प्रयोग किसने किया, विदेशियों ने किया। उन्होंने आकर के भारत में उन प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया, अपने देश ले आकर के वो अपने यहाँ जो है, उनके यहाँ भाई प्रौद्योगिकी आ चुकी थी, मशीनीकरण आ चुका था। और उसी के कारण जो है क्या हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ का प्रोडक्शन खूब हाई कर लिया और बाकी जो है तैयार माल जो है अलग अलग बाजारों की खोज में उपनिवेश बनाए और वहां जाकर के उनको बेचा भी। ठीक है, जिससे उनको काफी प्रॉफिट भी हुआ।
तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ तकनीकी का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसाधन मात्र से ही, मैंने उदाहरण भी दिया कि जैसे प्रकृति में सोना पाया जाता है, लेकिन जिस रूप में सोना पाया जाता है उस रूप में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस सोने को हम क्या करेंगे और अधिक डेवलप करेंगे, डेवलप इतना कर देंगे कि हम उसको किसी जेवर के रूप में, गहने के रूप में पहन सकें या उसका उपयोग कर सकें। तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। तो सिर्फ संसाधनों की बहुलता से राष्ट्र का विकास संभव नहीं होता है, साथ ही तकनीकी की उपलब्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण 1947 से पूर्व भारत की स्थिति। भाई 1947 के पूर्व क्या था, भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश देश था, ठीक है। और ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और उनको इसी की आवश्यकता थी। इसी कारण से उन्होंने, ब्रिटिश हुकूमत ने केवल भारत को नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी अपना उपनिवेश बना रखा था और वहां से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वो करते रहते। देखिए वहीं भारत के बगल में नेपाल है, भारत के बगल में ही भूटान भी है, लेकिन फिर भी उनको कभी भी गुलाम राष्ट्र नहीं बनाया गया, उपनिवेश नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं लेने के लिए। वहां अगर उनको उपनिवेश बना लेते तो उनको खुद पैसा खर्च करना पड़ता ताकि वहां का डेवलपमेंट वो खुद कर सके। लेकिन भारत के पास क्या था कि बहुत अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध थे और इसीलिए इसको अपना उपनिवेश बना लिया। अतः संसाधनों का जो विकास है वो संसाधनों की उपलब्धता के अलावा प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की गुणवत्ता। भाई मानवों में भी तो गुणवत्ता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी का विकास कर सके, है ना, तकनीकी का विकास कर सके। और तकनीकी के विकास के आधार पर ही संसाधन की जो उपलब्धता है हमारे पास, उन संसाधनों का भी विकास कर सकें। एवं ऐतिहासिक अनुभव पर भी आधारित होता है। ऐतिहासिक अनुभव क्या है, अभी जो मैंने बताया 1947 के पूर्व भारत की स्थिति, ठीक है। इसके माध्यम से हमको ये समझ में आ गया कि संसाधन नियोजन क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यदि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से, तो एक तो वो पड़े पड़े वो किस स्थिति में होंगे, भंडार की स्थिति में होंगे, जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर आपने देखा था संसाधन का वर्गीकरण में कि भंडार के रूप में वो सिर्फ पड़े रहेंगे, तो उनका प्रयोग करना भी आवश्यक है, सदुपयोग करना भी आवश्यक है, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग नियंत्रित मात्रा में, ठीक है। तो इसके लिए संसाधन नियोजन बनाना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, इसी पाठ के नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।